अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल मेरे सामने वाली खिड़की में की सरप्राइज़ एपिसोड। जी जनाब, सरप्राइज़ एपिसोड नंबर 16, जिसको आपके लिए तहरीर करी है फरियाल खान। तो फिर देर नहीं करते, जल्दी से चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जहांज़ेब की लव स्टोरी की तरफ। जहांज़ेब अपनी राइटिंग टेबल के गिर्द बैठा काफ़ी देर से सफ़ेद कागज़ को स्याही से भरकर डस्टबिन में फेंकने में मसरूफ़ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद अपने लिखे से मुतमईन ना हो। बिलाखिर काफ़ी सोचो विचार के बाद वो दोबारा कलम लेकर कागज़ पर झुका और पूरे इन्हमाक से कुछ लिखने लगा। महरमा, क्या आज मुझे इजाज़त है अपने दिल की बात कहने की? क्योंकि अब मैं मज़ीद खुद पर काबू नहीं रख पा रहा हूँ। मैं कब से कहना कि ये क्या बदतमीज़ी है। जहांज़ेब के एकदम पलट कर टोकने पर आयशा की बात अधूरी रह गई, जो ना जाने कब उसके ऊपर में आ खड़ी हुई और कागज़ पर लिखी तहरीर बुलंद आवाज़ में पढ़ने लगी थी। अच्छा, लव लेटर पढ़ना बदतमीज़ी है और लिखना, ये किसको लव लेटर लिखा जा रहा है? 20 साल आयशा ने मशकूक अंदाज में कमर पर हाथ रखे कहा। मैं कोई लव लेटर नहीं लिख रहा। जहांज़ेब ने जल्दी से वो कागज़ दराज में ठूस दिया। ठीक है, तो आप ऐसे नहीं बताएंगे। मैं अभी अम्मी को बताती हूँ कि उनका बेटा इश्क व आशिकी के चक्करों में पड़ गया। वो उसे धमकी देते हुए जाने के लिए पलटी तो जहांज़ेब ने बर्क रफ्तारी से लपक कर उसे रोक लिया। खबरदार, जो किसी को कुछ भी बताया तो। उसने सख्ती से रोका। हाँ तो फिर मुझे पूरी बात बता दें कि ये सब क्या चल रहा है। उसने बेनियाजी से आंखें घुमाते हुए गोया शर्त रखी तो वो उसे घूर कर रह गया। उफ, अच्छा ठीक है मेरी माँ, इधर बैठो। बिलाखिर जहांज़ेब ने हथियार डालकर उसे बेड पर बिठाया और ख़ुद भी एक पैर मोड़कर उसके बराबर में बैठ गया। महरमा मेरी यूनिवर्सिटी फ़ेलो है। पहली बार अपने डिपार्टमेंट के सामने वाली खिड़की पर उसे देखा था। उसका डिपार्टमेंट अलग है, मगर कभी कभार आते जाते हाय हेलो हो जाती है। बहुत सुलझी हुई और सीधी सादी लड़की है। बहुत बार कोशिश की कि उसे अपनी पसंदीदगी का बता दूं, मगर हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब क्योंकि यूनी ओवर होने वाली है तो मैं लाजमी उससे बात करना चाहता हूँ। इसीलिए कल उसे मिलने बुलाया है, जहाँ उसकी मर्ज़ी जानकर अम्मी को उसके घर भेजने की इजाज़त मांगूंगा। उसने मुख्तसर तफसील बताई, जिसे आयशा बगौर सुनती गई। जब मिलने जा रहे हैं तो ये लव लेटर क्यों लिख रहे थे? उसने नासमझी से सवाल उठाया। लव लेटर नहीं लिख रहा था, मौजू तरतीब दे रहा था कि उससे बात कैसे शुरू करूँगा, क्योंकि उसके सामने मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। उसने अपनी उलझन बताई। तो यानी मैं भाभी के वेलकम की तैयारी शुरू कर दूँ? उसने मायने खेजी से छेड़ा। पहले उसे हाँ तो कहने दो, जहांज़ेब ने ध्यान दिलाया। अरे मेरे इतने प्यारे और हैंडसम भाई को भला कौन लड़की इनकार कर सकती है? आयशा ने लाड से उसके दोनों गाल खींचे तो वो उसे घूर कर रह गया। अगले रोज़ दिल में ढेर सारी उमंगें और थोड़ा सा डर लिए जहांज़ेब महरमा से मिलने निकल पड़ा। आज सुबह से ही उसके मिजाज में अजीब सी सरशारी थी और घर से निकलते हुए आयशा ने शरारत से उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहा था, क्योंकि अपने भाई के चेहरे पर फूटती अनोखी खुशी की वो वाहिद राज़दार थी और दिल से चाहती थी कि ये खुशी मुकम्मल हो जाए। उसने मतलूबा कैफ़े के बाहर पहुंचकर बाइक रोकी और बाइक से उतरकर अपनी सांस नॉर्मल करने लगा, जो बेतरतीब धड़कनों के बाइस थोड़ी फूल गई थी। बाइक के शीशे में अपना बाल संवार कर उसने ब्राउन टी शर्ट के ऊपर पहनी ब्लैक स्लीवलेस जैकेट की जेब पर हाथ मारकर झुमकों की मौजूदगी की तसल्ली की और फिर अंदर जाने के लिए कदम उठाए। अभी वो 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि जीन्स की जेब में रखा मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर चेक किया तो स्क्रीन पर आशी लिखा हुआ आया। एक तो मुझसे ज़्यादा ये लड़की उतावली हो जा रही है। उसने बड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगाया। अरे मेरी माँ, अभी पहुँचा हूँ, अंदर जाके इससे बात तो करने दो, वो अपनी धुन में बोला। भैया वो अम्मी। दूसरी जानिब से आयशा की रोती हुई आवाज़ सुनकर जहांज़ेब हिल गया। क्या हुआ आयशा, तुम रो क्यों रही हो? और अम्मी को क्या हुआ? वो भी बुरी तरह घबरा गया। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था, अम्मी अम्मी अबू का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी आ जाएं। बमुश्किल हिचकियाँ रोकते हुए वो बस इतना ही कह पाई थी।
जिसे सुनते ही जहाँज़ेब को लगा उसके जिस्म से भी रूह निकल गई हो। हवास बाख्ता जहाँज़ेब मतलूबा हस्पताल पहुंचा तो वहां पहले ही ये दिलखराश खबर उसकी मुंतज़िर थी कि ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए उसकी वालदा जहाँ फ़ानी से कूच कर गई हैं, जबकि वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें लेते वालिद शायद उसी के मुंतज़िर थे। अब्बू, जहाँज़ेब ने बेड के नज़दीक आकर अपने बाप का ड्रिप लगा हाथ थामा, जिनका पूरा जिस्म पट्टियों में जकड़ा हुआ था। जहाँज़ेब, उनके लबों से टूटे हुए अल्फाज निकले। जी अब्बू, मैं यहीं हूँ आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा, उसने कांपते हुए लहजे में तसल्ली दी, जबकि आंखें भी पुरनम थीं। अपनी बहनों का ख्याल रखना जहाँज़ेब, वो बमुश्किल बस इतना ही कह पाए। मैं ख्याल रखूँगा, उसने पूरी शिद्दत से वादा किया, और इसी पल उनके बेजान होते हाथ के साथ आंखें साकत हुईं और धड़कन बताने वाली मशीन पर ऊपर नीचे होती लकीर बिल्कुल सीधी हो गई। सूजी आंखें और बुझा हुआ चेहरा लेकर शिकस्ता सा जहाँज़ेब जो ही घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में ही उसे तीनों बहनें परेशान सी मिली, जिनकी सूझी आंखें और गुलाबी चेहरे उनके रोने का बता दे रहे थे। क्या हुआ भैया, अम्मी अबू कैसे हैं? हमें उनके पास ले चले ना, हमें उनसे मिलना है। 20 साल आयशा और यशवा बेताबी से कहती उसकी जानिब लपकी थीं, जबकि व्हील चेयर पर बैठी 11 साल हमना की रोई हुई पुरुम्मीद निगाहें उसी पर थीं। वो कुछ कहने के बजाय उन दोनों को लेकर हमना के पास आया और तीनों उसके पास ही फर्श पर बैठ गए। भैया क्या हुआ है, कुछ तो बताएं, यशवा ने फिर पूछा, जबकि हमना के मासूम चेहरे पर फैलता खौफ देखकर जहाँज़ेब की हिम्मत टूटने लगी थी। अम्मी अब्बू ठीक तो है ना भैया? आयशा ने डूबते दिल के साथ तायीद चाही। जवाबन नफ़ी में सर हिलाते हुए जहाँज़ेब की आंख से एक आंसू टूटकर उसके ज़ब्त से सुर्ख पड़ते चेहरे पर फिसा, और इसी पल उन तीनों को लगा कि उनका दिल रुक गया है। वो हमें छोड़कर चले गए भैया? ये कपकपाती हुई मासूम आवाज़ हमना की थी। इस पर जहाँज़ेब ने अस्बात में सर हिलाया और साथ कई आंसू टूट कर नीचे गिरे, और वहीं उन चारों भाई बहनों का जवाब दे गया, और चारों एक दूसरे से लिपट कर हिचकियों से रो पड़े। भरी दुनिया में बेसहारा होकर बस ये चारों ही अब एक दूसरे का सहारा रह गए थे। उन चारों भाई बहनों की दुनिया उजड़े आज करीब 40 दिन हो गए थे, लेकिन दर्द था कि कम ही नहीं हो रहा था। चारों के हंसते मुस्कुराते चेहरे गम से मुरझाकर साकत हो गए थे। नरम मिजाज का जहाँज़ेब अब 3 बहनों का जिंदा दिल भाई नहीं रहा था, बल्कि नौजवानी में ही 3 बेटियों का जिम्मेदार बाप बन गया था। चुलबुली सी 20 साल आयशा ने फिक्रमंद माँ की तरह तीनों की जिम्मेदारियां चुपचाप अपने सर ले ली थीं, जबकि यशवा और हमना शरारती बच्चों की बजाय सीधी सादी फर्माबरदार बेटियां बन गई थीं। गर्ज एक हादसा 4 जिंदगियां बदल गया था, जिससे उभरने में उन्हें कितना वक्त लगने वाला था ये उन्हें खुद भी मालूम नहीं था। जहाँज़ेब इस वक्त अपने घर की छत पर अकेला मौजूद था, 3 फीट की बाउंड्री पर दोनों हाथ रखे खड़ा। रात के वक्त सर पर तने सियाह आसमान के खाली सीने पर वो क्या तलाश कर रहा था ये उसे खुद भी मालूम नहीं था। आपकी मेहरमा से कोई बात हुई भैया? आयशा की आवाज़ पर उसने चौंक कर गर्दन मोड़ी, जो नज़दीक खड़ी मिली। नहीं, उस रोज़ मुलाकात से पहले ही ये हादसा हो गया, जिसके बाद कुछ होश ही नहीं रहा, और इसी दौरान यूनी भी ओवर हो गई, उसने सामने देखते हुए जवाब दिया। तो अब आप दोबारा उनसे मिलकर इस बारे में बात करें, आयशा ने मशवरा दिया। अभी नहीं आशी, इन सब बातों के लिए ये सही वक्त नहीं है, उसने नफ़ी में सर हिलाया। यही सही वक्त है भैया, अब हम तीनों को आपने संभालना है, जबकि आपको संभालने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना, और मुझे लगता है कि वो मेहरमा से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आयशा ने तुर्की बतुर्की अपनी बात पर जोर दिया तो वो उसे देखने लगा। शादी का मकसद धूमधाम नहीं बल्कि जहनी सुकून होता है भैया, जिसकी आपको अशद ज़रूरत है। थोड़ी हिम्मत करें और अपना सुकून इस घर में ले आएं, यह हम तीनों बहनों के लिए भी ज़रूरी है। आयशा ने नरमी से अपने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी हिम्मत बांधी तो वो भी सोच में पड़ गया। एक यूनिवर्सिटी फेलो की मदद से जहाँज़ेब ने मेहरमा के घर का पता हासिल किया और अब वो अपनी अर्जी लेकर उसके घर के ड्राइंग रूम में मौजूद था, जहाँ वो एक सिंगल सोफे पर बैठा था और मुकाबिल वाले डबल सोफे पर एक उम्र रसीदा
बारोब शख्स टांग पर टांग रखे बैठा था। क्या मैं महरमा से थोड़ी देर के लिए मिलकर कुछ बात कर सकता हूँ? जहांज़ेब ने मुहज़्ज़ब अंदाज में इजाज़त चाही। अव्वल तो वो अभी घर पर नहीं है, बल्कि छुट्टियां मनाने अपनी खाला के घर इस्लामाबाद गई हुई है। दूसरी बात कि वो घर पर होती भी तो मैं तब तक ये इजाज़त ना देता जब तक मुकम्मल तौर पर तुम्हारी तरफ से मुतमईन ना हो जाता। वो सपाट अंदाज में गोया हुए तो मालूम हुआ उनकी आवाज़ भी उनके चेहरे की तरह ही सख्त थी। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अपने बारे में अव्वल आखिर आपको सब कुछ बता चुका हूँ। आप चाहें तो मेरी यूनिवर्सिटी, ऑफिस और मोहल्ले से इन सब बातों की तस्दीक करवा सकते हैं, या और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको मुतमईन कर सकूँ। वो बेहद आजिज़ी से बात कर रहा था। तुम्हारे बारे में तो सब पता चल गया है कि तुम यतीम हो गए हो। कंधों पर 3 बहनों की जिम्मेदारी है, जिनमें से 2 जवान हैं। रिश्तेदारों ने आंखें फेर ली हैं, और इन सब के बावजूद तुमने मेरी बेटी को पसंद करने की जुर्रत की। अब मैं तुम्हें कुछ अपनी बेटी के बारे में बताता हूँ। उनका अजीब सा अंदाज जहांगीर समझ नहीं पाया। महरमा मेरे बुढ़ापे की औलाद है, जिसकी पैदाइश के फ़ौरन बाद ही मेरी बीवी चल बसी, तो एक तरह से वो उसकी आखिरी निशानी भी है। और ऐसी औलाद कितनी अजीज़ होती है ये सब जानते हैं। वो मेरी इकलौती बेटी है, जिसे मैंने शहजादियों की तरह पाला है। ज़बान से निकलते ही हर ख्वाहिश पूरी की है, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दुख, परेशानी, दिल मारना क्या होता है ये उसे नहीं पता। उसके लिए पहले से ही उसकी खालाजाद का प्रपोजल आया हुआ है, जो लंदन में डॉक्टर है, और मैं अपनी शहजादी जैसी बेटी का हाथ ऐसे ही किसी शहजादी के हाथ में दूंगा, ना कि तुम जैसे मामूली लड़के के हाथ में, जो बेतहाशा जिम्मेदारियों तले दबा है, जिससे शादी करके उसे ना सिर्फ 3 जवान नंदों की माँ जैसी भाभी बनना पड़ेगा, और पता नहीं कितनी जगह अपनी ख्वाहिशें मार कर समझौता करना पड़े। उनकी आखिरी बात पर जहांज़ेब के तासुर अचानक तन गए। आपने जितना समझ लिया है, मैं इतना गिरा पड़ा नहीं हूँ। हाँ, यतीम ज़रूर हूँ, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अपना घर और अच्छी नौकरी है मेरे पास। आपकी बेटी खुदा न खासा मेरे साथ भूखी नहीं मरेगी, और मेरी बहनें भी माशाल्लाह बहुत समझदार और ख़ुद मुख्तार हैं। किसी को उनकी जिम्मेदारी उठाने की ज़रूरत नहीं है। इस काम के लिए उनका भाई ज़िंदा है। बाकी रही बात स्टेटस की, तो आपके और हमारे स्टेटस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि आप दिखावे को ज़्यादा तरजीह देते हैं। उनका हित्तक आमेज़ अंदाज़ जहांज़ेब के दिमाग पर लगा था, इसीलिए वो भी बिना लिहाज किए बोलता गया। तुम्हें किसी ने बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? वो बरहम हुए। सिखाई है, और साथ ये भी सिखाया है कि जो हक़ पर होते हैं वो डरते नहीं हैं। मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ, इसीलिए इज़्ज़त से निकाह की इजाज़त मांगने आया हूँ, इस वादे पर कि उसे मेरे साथ सारी उम्र कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मेरी बहनें मेरे लिए शहज़ादियाँ हैं, तो मेरी बीवी मेरे घर की मलका होगी, और मैं सच कह रहा हूँ। अब बस आपकी और महरमा की रजामंदी चाहिए। उसने गड़बड़ाए बिना पूरे एतमाद के साथ अपनी बात जारी रखी, तो वो पल भर को खामोश होकर उसे देखते गए, जिसके मजबूत इरादे उन्हें सोचने पर मजबूर कर गए थे। चलो ठीक है, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन सिर्फ खाली लफ्ज़ी वादे पर मैं अपनी नाज़ुपली बेटी तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। मुझे कोई ज़मानत चाहिए। उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार किया। कैसी ज़मानत? वो समझा नहीं। तुम निकाह से पहले अपना घर मेरी बेटी के नाम कर दो। उनकी बात पर वो हैरान रह गया। ये मुमकिन नहीं है, वो घर सिर्फ मेरा नहीं है, उस पर मेरी बहनों का भी हक़ है। उसने हैरानी से नुक्ता उठाया। बहनों का हिस्सा ना होने के बराबर होता है, और जो होता है वो शादी के वक्त उन्हें जहेज़ की सूरत दे दिया जाता है। अब तुम फैसला कर लो कि बहनें या महरमा। उनके इत्मीनान में कोई फ़र्क ना आया। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो जहेज़ के नाम पर बहन का हिस्सा ज़ब्त कर लेते हैं। उनका इस घर पर उतना ही हक़ है जितना मेरा, इसीलिए मैं ये शर्त नहीं मान सकता। उसने साफ जवाब दिया। ठीक है, तो फिर महरमा को भूल जाओ। आखिरकार बात इस नहज पर आकर ख़त्म हुई जो वो चाहते थे। कहाँ किसी से मोहब्बत निभाने वाला हूँ, मैं बदलिहाज भी बिल्कुल ज़माने वाला हूँ। उसके कदमों में रख दूँ कायनात, मगर मैं अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ। मैसम अली। तो आप शर्त मान लेते ना भैया, सिर्फ घर ही तो नाम करना था, इससे कम से कम आपका घर तो बच जाता। सारी बात सुनकर सिंगल सोफे पर बैठी आयशा मुतफक्किर से बोली।
میں اپنا گھر بسانے کے لیے اپنی بہنوں کا حصہ ضبط نہیں کر سکتا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں پھنسائے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جہانزیب نے سپاٹ جواب دیا، ہمیں نہیں چاہیے کوئی حصہ وصہ، ہمیں بس ہمارا بھائی اور اس کی خوشیاں چاہیے۔ بیٹی کا باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کہا ہوگا، جو کہ غلط بھی نہیں ہے۔ ہر باپ کو اس کی بیٹی عزیز ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے بہتر سے بہترین چاہتا ہے۔ عائشہ اپنی بات پر زور دیتی اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ مجھے بھی میری بہنیں عزیز ہیں۔ وہ بھی اس کی طرف پلٹا تو عائشہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں ہم جو چاہیں وہ ہمیں مل بھی جائے۔ مہرما کو میں پسند کرنے لگا تھا، وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں یہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے یہ محبت کی یک طرفہ ہو، اور اگر پسند کرتی بھی ہوتی تو اس کے باپ کی یہ شرط تب بھی آڑے آتی۔ اسی لیے اچھا ہوا کہ اس روز کیفے میں اس سے ملاقات نہیں ہوئی، کیونکہ سیانے کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ نرمی سے مزید کہتا گیا، حالات کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے اور بہت کچھ ہمیں خود بدلنا پڑتا ہے۔ آج اگر امی ابو زندہ ہوتے تو شاید میری پہلی ترجیح بھی ہر صورت مہرما سے شادی ہوتی، لیکن اب میری زندگی کا اولین مقصد ہے اپنی بہنوں کی حفاظت کرنا اور انہیں ایک محفوظ مستقبل کے ساتھ رخصت کرنا۔ باقی رہی میری شادی تو وہ میں قسمت پر چھوڑتا ہوں، جب جہاں جس سے ہونی ہوگی ہو جائے گی، لیکن اب ہم اس پر کوئی بحث یا ضد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ جہانزیب نے بہت رسان سے کہتے ہوئے آخر میں دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما تو وہ بے بسی سے لاجواب ہو گئی۔ اور ایک ضروری بات، میری زندگی میں مہرما نامی کوئی باپ تھا، اس بارے میں کبھی کسی کو کچھ مت بتانا عائشہ۔ اس نے بہت مان سے گزارش کی تھی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی بھیا۔ عائشہ نے بھی پوری سچائی سے یقین دہانی کرائی تھی، اور یوں ماضی کا ایک باپ ان دونوں کے مابین دفن ہو کر رہ گیا تھا۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو جہانزیب کی معصوم سی لو اسٹوری؟ یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔